नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से है। भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि एमका अभी एक बहुत ही क्रूशियल फेज में एंटर करने वाली है, क्योंकि अभी इसकी सबसे कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट यानी कि एरो इंजन को लेकर एक मेजर अपडेट सामने आया है। ये इंजन जिसे अभी फ्रांस के सफरान के साथ मिलकर डेवलप करने का प्लान बनाया जा रहा है, एक 6th जनरेशन स्टैंडर्ड का इंजन होने वाला है। लेकिन मेजर अपडेट ये है कि अभी इस इंजन की डेवलपमेंट को डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर लाने की कोशिश किया जा रहा है। गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक इंजन डेवलपमेंट को नेशनल मिशन मोड प्रोजेक्ट में बनाने की प्लानिंग किया जा रहा है, ताकि डिलेज, अप्रूवल्स और फंड एलोकेशन जैसे बॉटलनेक वाले फैक्टर को एलिमिनेट किया सकेगा। इस तरीके का प्रोग्राम पहले हमारे के सीरीज मिसाइल डेवलपमेंट के दौरान और न्यूक्लियर एसएसबी डेवलपमेंट के दौरान देखा गया था। अभी ये भी माना जा रहा है कि इस स्टेप से इंटरनेशनल पार्टनर जैसे कि सफरान हो जाए, जनरल इलेक्ट्रिक हो जाए या रोल्स रॉयस हो जाए, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने वाले हैं और फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाले कमिटमेंट को सही से पूरा करने वाले हैं। इस इंजन की टेक्निकल डिटेल्स और फ्यूचर इंप्लीकेशन के बारे में बात करें तो जो इंडिजिनस इंजन अभी डेवलप किया जाएगा, इसका थ्रस्ट आउटपुट अप्रोक्सीमेटली 110 से 120 किलोटन के आसपास होने वाला है। इस इंजन में अभी सेरेटेड नोजल का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिस वजह से इसकी रडार सिग्नेचर को कम किया सकेगा। साथ ही ये सुपर क्रूज कैपेबिलिटी में सपोर्ट करने वाला है, फुल डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ आने वाला है। और इस इंजन का डेवलपमेंट पूरी तरीके से भारत की फ्यूचर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट का अभी बैकबोन बनने जा रहा है और इसी वजह से अभी इसको अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के निगरानी में आगे बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। डीआरडीओ की तरफ से दिए गए इन्फॉर्मेशन के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अभी एक और एडवांस मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर काम शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम मल्टीपल किल व्हीकल यानी एमकेवी सिस्टम होने वाला है। ये सिस्टम स्पेशली MIRV कैपेबल मिसाइल यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। MKV सिस्टम में कैरियर किल व्हीकल मौजूद रहेगा, जिसमें एक हाई रिजोल्यूशन की टेलीस्कोप लगने वाला है जो स्पेस में प्रिसाइज ट्रैकिंग को प्रोवाइड कर पाएगा। जब ये सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये कैरियर मल्टीपल स्मॉल किल व्हीकल को डिप्लॉय करने वाला है। ये किल व्हीकल इंडिविजुअली वॉरेट को या डिकॉयज को टारगेट कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली उनको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं, और ये सभी मिसाइल के टर्मिनल फेज में होने वाला है। इस सिस्टम का की एडवांटेज ये होगा कि इसमें एक ही इंटरसेप्टर मिसाइल को कई टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे न सिर्फ फायर पावर इंक्रीज होता है, बल्कि टारगेट डिस्क्रिमिनेशन या फिर बर्डन भी काफी कम होने वाला है, जो MIRV जैसे कॉम्प्लेक्स थ्रेट के अगेंस्ट में बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। डीआरडीओ के इंजीनियर्स की तरफ से भी सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि इसको आगे चल के मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आर्किटेक्चर के साथ भी आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकेगा। अभी हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसके इंटरसेप्टर मिसाइल में एक ही इंटरसेप्टर मिसाइल एक ही दुश्मन के मिसाइल को काउंटर कर सकता है। लेकिन अगर हमारे ऊपर MIRV मिसाइल से हमला किया जाता है और हम टर्मिनल फेज तक उस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये एक साथ मल्टीपल वॉरेट को रिलीज करने वाला है, जिससे सिंगल मिसाइल से इंटरसेप्ट करना मुश्किल होने वाला है। इसी वजह से अभी MKV सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का लास्ट लेयर का डिफेंस होने वाला है। यानी कि अगर हमारी एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को टर्मिनल फेज तक भी इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो जाता है, तो उसके बाद MKV इंटरसेप्टर को लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक ही बार में मल्टीपल मिसाइल डिकॉयज को या किल व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। यानी कि टर्मिनल फेज में जब दुश्मन की MIRV कैपेबल मिसाइल अपनी वॉरेट को रिलीज कर देगा, उसके बाद भी हम MKV सिस्टम की सिंगल इंटरसेप्टर मिसाइल से मल्टीपल वॉरेट को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। जबकि वर्तमान की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में हमको ऐसा करने के लिए मल्टीपल इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च करने की जरूरत पड़ने वाली है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से, जहां एक धमाकेदार अपडेट सामने आया है जो भारत की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी को रीडिफाइन कर सकता है। डीआरडीओ की तरफ से अभी अपनी अग्नि 5 मिसाइल के कन्वेंशनल बंकर बस्टर वेरिएंट को डेवलप करने की बात सामने आई है, जो कि 80 मीटर से लेकर 100 मीटर तक जमीन के अंदर घुस के ब्लास्ट करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है। अग्नि 5 मिसाइल का ये वेरिएंट न्यूक्लियर नहीं होगा, बल्कि एक नॉन न्यूक्लियर डीप पेनिट्रेशन मिसाइल होने वाला है, जो 7500 केजी से लेके 8000 केजी तक कन्वेंशनल वॉरेट को कैरी करने वाला है, जिसका प्राइमरी टारगेट हेवीली फोर्टिफाइड अंडरग्राउंड बंकर्स जैसे कि दुश्मन की मिसाइल सिलोज, कमांड सेंटर और न्यूक्लियर स्टोरेज साइट होने वाले हैं। ये मिसाइल स्पेशली डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटी को बिना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस किए न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसका रेंज अब 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक नहीं,
बल्कि बस 2500 किलोमीटर तक ही सीमित होने वाला है। और इसका मेन कारण ये कि इसमें एक हेवी पेलोड का इस्तेमाल किया जाने वाला है, या वॉरेट का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसके अलावा इसका स्पीड भी माक 8 से माक 10 तक होने वाला है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड होने वाला है। अब इस मिसाइल के अंदर एक हाई डेंसिटी हार्डन केसिंग दिया जाने वाला है, साथ ही नेविक बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, रिंग लेजर गायरोस्कोप और डिलेड एक्शन फ्यूज मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि सॉकेट को मैक्सिमाइज करने वाले और एक्यूरेसी को मेंटेन करने में मदद करने वाले हैं। इसका डेवलपमेंट भी काफ़ी आसान होने वाला है और ये मिसाइल कैनिस्टर वे सिस्टम होने वाला है, जिसको रोड या मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकेगा, जिस वजह से इसको लॉन्च करने के लिए हमको बॉम्बर एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इस कैटेगरी में ग्लोबल सिस्टम के बारे में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट की GV-57 60 मीटर के आसपास पेनिट्रेट कर सकता है। रशिया की KF-1500L 15 से 20 मीटर के आसपास जमीन के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है और चाइना की DF-15C मिसाइल मैक्सिमम 20 मीटर के आसपास पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन DRDO की तरफ से अभी अग्नि 5 की जिस बंकर बस्टर वेरिएंट को बनाया जा रहा है, ये 80 मीटर से लेके 100 मीटर के आसपास जमीन के अंदर पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है। इस बंकर बस्टर अग्नि 5 का मेन एम पाकिस्तान के किराना हिल जैसे न्यूक्लियर स्टोरेज साइट को या चाइना की हिमालयन मिसाइल साइलोस को न्यूट्रलाइज करने का होने वाला है। इसके अलावा अभी DRDO की तरफ से इसकी एक और वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें एयर ब्रस्ट वॉरेट का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसे सरफेस टारगेट जैसे कि रडार स्टेशंस या फिर रनवे को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये कैपेबिलिटी भारत के स्ट्रेटेजिक आर्सेनल में एक बहुत ही बड़ी कमी को पूरा करने वाला है और इस मिसाइल की मदद से भारत डायरेक्टली डीप अंडरग्राउंड टारगेट को भी मिसाइल से न्यूट्रलाइज कर सकेगा, जो कि भारत की हेवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की रिक्वायरमेंट को बाईपास करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की एविएशन कोर की मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डिजाइन किया गया 3 टन क्लास की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को अभी एक बहुत ही बड़ी मात्रा में आर्मी में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अभी फिलहाल 126 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए कॉस्ट नेगोशिएशन को स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि पुराने चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर को हमारे रिप्लेस करने वाले हैं और फ्यूचर में ऐसे 225 हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान भी किया जा रहा है। इनिशियली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की डेवलपमेंट में हमको थोड़ा डिले देखने को मिला था, जिसमें इसकी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर जो कि सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से प्रोवाइड किया गया था, इसमें कुछ इशू नोटिस किया गया था। लेकिन HAL की तरफ से इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया आ चुका है और 6 यूनिट को पहले से प्रोड्यूस किया आ चुका है। HAL की तरफ से भी एक डच लैब से भी टेक्निकल असिस्टेंस को लिया जा रहा है, ताकि डेवलपमेंट पेस और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सकेगा। आर्मी एविएशन कोर के पास फिलहाल 190 से ज़्यादा ओल्ड चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर मौजूद है, जिसमें से कई 30 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और कई तो 50 साल के आसपास पुराने होने वाले, जिस वजह से इनका सेफ्टी और मेंटेनेंस इशू अभी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसी वजह से भी एक लाइट यूटिलिटी क्लास का हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हमारे लिए एक अर्जेंट नीड बन चुका है। आर्मी एविएशन कोर पहले से ही 75 के आसपास ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहा है, लेकिन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के आने से स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC जैसे सेंसिटिव हाई अल्टीट्यूड जोन्स में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकेगा। कुल मिलाकर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के मिशन में क्रिटिकल माइलस्टोन बनने वाला है और अगर कॉस्ट नेगोशिएशन स्मूथली कंप्लीट हो जाता है तो आने वाले कुछ सालों में आर्मी एविएशन कोर को एक रिलायबल और मिशन रेडी प्लेटफॉर्म मिल सकता है, जो कि ओल्ड फ्रेंच ओरिजिन लेगेसी प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करने वाला है। अगला अपडेट डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मेक इन इंडिया स्कीम को लेकर कुछ मेजर डिसीजन लिया जाने वाला है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना स्टार्ट किया जाने वाला है उन इंडियन कंपनीज के खिलाफ जो कि फॉरेन ओरिजिन डिफेंस इक्विपमेंट को या प्रोडक्ट को वाइट लेबल करके मेक इन इंडिया बोल के भारत में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्शन खास तौर पर उन लोगों के लिए, उन कंपनीज के लिए जो मेक इन इंडिया और बाय इंडियन पॉलिसी का गलत इस्तेमाल करके फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिना असली इंटरनेशन किए इंपोर्टेड चाइनीज सिस्टम को स्टिकर लगाकर या स्क्रू ड्राइवरगिरी करके भारत में इनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कुछ ड्रोन्स मैन्युफैक्चरर और सिस्टम इंटीग्रेटर्स को आइडेंटिफाई किया गया जो कि चाइनीज कंपोनेंट को रीब्रांड करके इंडियन प्रोडक्ट के नाम पर इंडियन आर्मी को सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब तब पता चला जब आर्मी की यूजर ट्रायल के दौरान या डिप्लॉयमेंट के बाद कुछ सिस्टम को थॉर इंस्पेक्शन किया गया था और इस वजह से कई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पड़े थे और लीगल बैटल अभी स्टार्ट हो चुका है। इसी इशू को सीरियसली लेते हुए अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नए प्रोटोकॉल को लागू करना स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी फेजेस में रैंडम इंस्पेक्शन
कंपोनेंट वेरिफिकेशन और सप्लाई चेन ऑडिट जैसे कुछ नए स्टेप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। जो कंपनी जिस रूल को अभी नहीं मानेंगे उनको परमानेंट लेवल पर ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जिनका मतलब ये कि वो फ्यूचर में इंडियन आर्मी के या इंडियन एयरफोर्स के या हमारे मिलिट्री में कोई भी डिफेंस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रिसेंटली केस के अंदर एक ड्रोन प्रोक्योरमेंट डील को बीच में ही कैंसिल करना पड़ा था, जब ये पता चला कि जो L1 बीडर था उसमें जो ड्रोन थे उनके पेलोड और नेविगेशन सिस्टम एक्चुअली चाइनीज ऑरिजिन से थे। अब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मैन्युफैक्चरर्स को बिल ऑफ मटेरियल के साथ साथ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन और कंपोनेंट्स का प्रूफ ऑफ ओरिजिन देना मैंडेटरी कर दिया गया। हालांकि इंडस्ट्री के जेन्युइन प्लेयर्स की तरफ से गवर्नमेंट की इस मूव का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि इससे असली इनोवेटर्स को फेयर प्लेइंग फील्ड मिलने वाला है। लेकिन ये उन कंपनियों के लिए एक बुरी खबर होने वाला है जो कि चाइनीज सिस्टम को इंपोर्ट करके भारत में स्टिकर लगाकर या स्क्रू ड्राइवरगिरी करके L1 बीडर साबित हो रहे थे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।